वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी आज के जो है ये मॉक टेस्ट पेपर 3 आपके सामने आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, और मॉक टेस्ट पेपर 3 आज आपके सामने रन होगा। तो थोड़ा सा वीडियोस लंबे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर सीखने को मिल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आज हम लोग बात करेंगे आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2024 की। शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं ANMC। और 2024 में ये कंडक्ट होगा, इसलिए इसको 2024 ANMC 2024 नाम दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो एग्जाम लगा हुआ है वो 21 मई को लगा हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट शायद रजिस्ट्रेशन की थी वो आई थिंक 23 अप्रैल थी। तो लगभग रजिस्ट्रेशन भी अब क्लोज हो चुके हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे, और कुछ सीखने का आपको चांस मिल रहा है, तो उस मौके को गवाएंगे नहीं। एक सिलेबस बेस्ड वीडियो मैंने बना रखा है, और मैं अपने हर वीडियो में इस बात को मेंशन करता हूँ। सिलेबस बेस्ड वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच करें, आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा मैटर करेगा। हालांकि एक क्वेश्चन आपकी तरफ से होगा, मैं जानता हूँ कि सर ये जो वीडियो है ये असल में किन किन क्लासेस के लिए है, तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है क्लास 10th के लिए, ठीक है। लेकिन इसे और भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिनके सिलेबस में, आप सिलेबस वाला वीडियो देखेंगे तो सिलेबस वाइज बेस्ड जो वीडियो है उस वीडियो में आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हो, उन उन जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हो उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए बगैर लेट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास जो है वो बोल रहा है, conical vessel with base radius 5 centimeter, height 24 centimeters, full of water. This water is emptied in to a cylindrical vessel of base radius 4 centimeter. Find the height to which the water will rise in the cylindrical vessel. तो एक conical vessel है, vessel मतलब होता है बर्तन, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसका हमको क्या दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, और साथ ही साथ आपको दे दिया गया है हाइट। दो चीज़ें आपको गिवन कर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि कॉनिकल वेसल और सिलेंड्रिकल वेसल किस तरीके के हैं। तो ये हमारे सामने एक कॉनिकल वेसल है और ये हमारे सामने एक सिलेंड्रिकल वेसल है। तो कॉनिकल वेसल का आपको रेडियस दे दिया गया है, ये रेडियस आप देख रहे हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम हाइट देखते हैं तो हाइट यहाँ से कितनी है जा रही है, ये हाइट जा रही है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और सेकेंड राउंड की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड राउंड में यहाँ से बोला जा रहा है, इसका देखिए रेडियस दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। अब हाइट वो हमसे पूछ रहा है, तो हाइट का तो हमको पता नहीं है, तो फाइंड दी हाइट टू विच दी वाटर। हमने मान लिया कि जो इसकी हाइट है वो क्या है, h है। अब हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर वाटर की बात हो रही है एंड दिस वेसल इज फिल विद द वाटर, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, जो वाटर इसमें है वही वाटर इससे इसमें डाला गया है। तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो एक्चुअली वाटर का निकल रहा है। तो वाटर का वॉल्यूम दो अलग अलग सिचुएशन में, एक में है इन कैनोनिकल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल, और दूसरा है सिलेंड्रिकल हाइट, सिलेंड्रिकल सॉरी वेसल, ठीक है। अब क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि जब कॉनिकल वेसल की बात होगी तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल H है। सेकंड में जब सिलेंड्रिकल वेसल की बात होगी तो आ जाता है पाई r स्क्वायर और h। इसको हमने r1 मान लिया और इसको हमने r2 मान लिया, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। अब हमने क्या किया, देखो ये पाई से ये पाई हो जाता है कैंसिल, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा r1 स्क्वायर h इक्वल्स टू r2 स्क्वायर, ये स्मॉल एच है भाई, ये कैपिटल एच नहीं है, ये क्या है, ये स्मॉल एच है, तो ये आ जाता है स्मॉल एच। अब R1 की जो वैल्यू है वो कितनी जा रही है, 5 स्क्वायर, ये देखो रेडियस यहाँ पर 5 दे दिया गया है, देन आर स्क्वायर एच इसका कितना है, इंटू 24 इक्वल्स टू, यहाँ से 4 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 25 इंटू 24 इक्वल्स टू 4 इंटू फोर फोर जा, नहीं 4 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, then we get the 75 upon 2 इक्वल्स टू h। कितना आ जाता है, 75 अपॉन 2 इक्वल्स टू h। तो h की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, h की वैल्यू हमारे पास आ रही है
75/2, लेकिन कोई भी ऑप्शन टैली नहीं हो रहा है। टैली इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से देखिए 1/3 मिसिंग है। एक 1/3 यहाँ आ जाता है, तो एक 1/3 यहाँ आता है, तो यहाँ आता है, और यहाँ पर भी एक 1/3 आ जाता है। अब ये 3 जो है इसको फिर कैंसिल कर देता है, देन 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा अपॉन 2 इक्वल्स टू h, देन h इक्वल्स टू 12/50 सेंटीमीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, 4 friends A, B, C, D are assigned to complete a work. A, C and D together can complete the task in 8 days. ठीक है। While A and C together can complete the same work in 72/7 days. ठीक है। If B is 20% more efficient than D, then find the sum of number of days taken by B and C to complete the task individually if it is given that the ratio of efficiency of A and C is 3:4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल टास्क पता करेंगे, टास्क हमें कंप्लीट कितना करना है। टास्क कंप्लीट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डेज का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 डेज गिवन है, तो हम यहाँ से जनरेट करेंगे एलसीएम ऑफ किसका किसका, एक हमें निकालना है 8 का एलसीएम और दूसरा हमको निकालना है 72/7 का एलसीएम। यहाँ से 8 और 72 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आप जानते हैं इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का हमें एलसीएम निकालना होता है विच इज नोन एज 72, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होता है, और एचसीएफ क्या जाता है 1 आ जाता है। तो ओवरऑल जो है वो हमको पता चल गया कि हमारे पास टोटल टास्क क्या, टोटल वर्क कितना है, टोटल टास्क क्या है 72 यूनिट। वी हैव टू कंप्लीट द टोटल वर्क 72 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है A, C and D together can complete the task in 8 days। तो यहां से पता चलता है हमें नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय किसके थ्रू, A, C एंड D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई 72 और ये 8। अब देखो टोटल टास्क क्या है 72 यूनिट, इस बात को जरा ध्यान से समझना। 72 यूनिट्स हमको कंप्लीट करना है, और ये तीनों मिल करके 8 डेज में ये 72 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक दिन में कितना टास्क करेंगे भैया, 8 से डिवाइड करा दिया। 8 से जब हमने डिवाइड कराया तो 9 8 72, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। तो 8 अगर 1 डे में कितना टास्क कंप्लीट करते हैं 9 यूनिट, तो 8 डेज में कितना कर लेंगे, पूरा 72 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ये पता करना है कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो जितने दिन दिए गए उससे हम 72 को डिवाइड करा देंगे। तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये लोग कितना टास्क कंप्लीट कर लेंगे, 8 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है A एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72/7 डेज। अब वही है, टोटल टास्क 72 और 72/7 डेज से कंप्लीट कर रहे हैं। 72 से 72 कैंसिल हो जाता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय A एंड C कितना आ जाता है 7 यूनिट्स। अब अगर आप देखो तो ये 3 लोग मिलकर के 9 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, ये 2 लोग मिलकर के 7 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां से हम D का निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय D अलोन। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, और जैसे ही हमने माइनस किया तो हमें पता चल जाता है 2 यूनिट्स। अब हमें किसका टास्क पता चल गया है, D का। D अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोला इफ B इज 20% मोर एफिशिएंट देन D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें D का टोटल टास्क पता चल जाए। तो ये अगर एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, अगर D एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो D कैन कंप्लीट द वर्क, D कैन कंप्लीट द वर्क इन कितने दिनों में भैया, 72 यूनिट कार्य है, एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो जब 72 यूनिट वर्क है और एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 से आप डिवाइड करा देंगे तो 36 डेज में ये पूरा टास्क को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ना। अब बोला इफ बी इज 20% मोर एफिशिएंट, अगर बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कार्य क्षमता अगर बी की 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डी, अगर ध्यान से समझना, अगर डी एक दिन में कर रहा था, यानी डी की कार्य क्षमता हम 100 मान लेते हैं, और ये 100 कार्य क्षमता के साथ कितना कार्य 36 दिन में ये कंप्लीट कर रहा था,
तो इसकी 20% ज्यादा एफिशिएंसी है किसकी, बी की। तो अगर इसकी 100 है तो इसकी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% इंक्रीमेंट वो खुद बोल रहा है। तो ये हो जाएगा 120, और अगर ये हो जाता है 120, 20% ज्यादा है तो 120, तो यहां से हमें कितना देखने को मिलता है 36। अब अगर इसके हम एक्चुअल एफिशिएंसी पता करें तो हमको क्या पता चलता है, 1:36 अपॉन कितना आ जाता है 120। अब आपको पता है क्योंकि ये परसेंटेज की बात हो रही थी, तो जब परसेंटेज यहाँ से हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कुल मिलाकर के 1.2 बचेगा। कितना बचेगा 1.2। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं किसकी, बी की। किसका किसका टास्क पता कर सकते हैं, बी का। देन बी कैन कंप्लीट दी वर्क इन 36/1.2। वैसे भी आप मोटी मोटी बात समझो कि अगर बी की एफिशिएंसी ज्यादा है ए डी के कंपैरिजन में, तो बी टास्क को जल्दी कंप्लीट करेगा कंपैरिजन टू दी डी। और 36/1.2 करते हैं तो हमको देखने को मिल जाता है 30 डेज। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज उसमें और भी बोला है, इफ इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3:4। ए और सी की एफिशिएंसी हमको दे दी गई है, क्या है 3:4 है। अब ये जो 3:4 है, यहां पर अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो आपको यहां से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय ए एंड सी इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। तो ए और सी जो है वो मिलकर के 7 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी ए और सी की दे दी गई है 3:4 है। इस बात को जरा हमें समझना होगा कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका कार्य भी ज्यादा होगा। आप ऐसे समझिए कि एक आप और दूसरा आपका फ्रेंड, अगर आप 1 घंटे में 1 पेज लिख लेते हैं और आपका जो फ्रेंड है वो 1 घंटे में हाफ पेज लिख लेता है, तो जाहिर सी बात है कि होगा क्या, कि अगर हम 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं दोनों ही स्टूडेंट्स को, तो आपका फ्रेंड 1 घंटे में आप वो 1 घंटे में आधा पेज लिख पा रहे हैं और आप 1 घंटे में 1 पेज लिख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 1 पेज, अगर हम 2 घंटे का समय दोनों को देते हैं तो क्या होगा, 2 घंटे में आपका दोस्त 1 पेज लिख पाएगा लेकिन आप 2 पेज लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका कार्य भी ज्यादा होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी दे दी गई है तो कार्य के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इससे हमको ये पता चल रहा है कि ए और सी की टोटल एफिशिएंसी जो 3:4 है, तो उनका वर्क भी किस में जाएगा 3:4 में ही जाएगा। तो हमने मान लिया कि 3 के प्लस 4 के इक्वल क्या आ जाता है, ये 7 यूनिट्स दिया गया है। दोनों के कार्य का रेशियो हमने बना लिया है, और कार्य का रेशियो भी जिस जिस जो जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वर्क का होगा। तो 3 प्लस 4 देन 7 के इक्वल्स टू 7, देन के इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है। ये जो के इक्वल्स टू 1 आया है ये एफिशिएंसी का था। यहां पर वर्क डन का हम निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय ए एंड सी, ए एंड सी इज क्या जनरेट हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा 3:4। तो जाहिर सी बात है कि अगर के की वैल्यू आ रही है, अब इसका मतलब 3:4 का मतलब ए की वैल्यू 3 के और सी की वैल्यू क्या है 4 के। तो हम सी की वैल्यू जनरेट करेंगे, के को जैसे ही हमने पुट किया देन वी गेट दी 4। और ये जो 4 है ये क्या है, ये 4 यूनिट्स किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, सी के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। देन नंबर ऑफ यूनिट्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स डन बाय सी अलोन। और कितना कंप्लीट हो रहा है 4 यूनिट्स। अब अगर सी अकेला एक दिन में 4 यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो कंप्लीट कितना करना है 72। अभी आपको समझाया, क्या करो डिवाइड करा दो 4 से, जैसे ही 4 से डिवाइड कराए देन 4 1 जा 4 एंड 18, तो कितना मिल जाता है 18। तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, यहां से हमको देखने को मिलता है सी कैन कंप्लीट द वर्क, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन, हाँ भाई कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर 36 डेज, यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर 4 यूनिट 72/4, देन वी गेट दी 18 डेज। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी। बी और सी क्या कहा, बी और सी मिल करके, तो बी और सी मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को हमने ऐड कर दिया देन वी गेट दी 48। 48 मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन समझ आया होगा बेहतर तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अगर इस क्वेश्चन को देखें, देन ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ठीक है, तो ए का जो टास्क है वो पता है, बी का टास्क पता है। तो आपको पता है कि जब भी नंबर ऑफ डेज हमें पता होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है टोटल
टास्क, टोटल टास्क के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम जनरेट कर लेना है। एलसीएम किसका किसका चाहिए, 24 का चाहिए और 36 का चाहिए, क्योंकि दो ही यूनिट्स यहाँ पर गिवन की जा रही हैं, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए। 24 और 36 का जो एलसीएम आ जाता है वो कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। अब यहाँ से 1 डे वर्क हम निकालेंगे, 1 डे वर्क डन बाई ए अलोन, ठीक है। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एलसीएम 72 आ रहा है तो 72 को 24 से हमने डिवाइड करा दिया, देन वी गेट दी 3। और इसका मतलब क्या है कि ए का एक दिन का जो कार्य है वो कितना है, 3 यूनिट्स। सेम प्रोसेस से अगर हम 1 डे वर्क डन बाई बी अलोन अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 36 से हम डिवाइड करा देंगे, और अब जब 36 से डिवाइड कराए देन वी गेट दी 2 यूनिट्स, ठीक है। दो चीजें हमको पता चल गई हैं। आगे बोला है एफिशिएंसी ऑफ सी, लो तीसरा एक सी भी मौजूद है, सी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ओ माय गॉड, ए एंड बी टुगेदर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके 1 डे वर्क डन बाई ए प्लस बी, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर हमको क्या देखने को मिलता है, जोड़ने पर हमको देखने को मिलेगा 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिल करके कितना कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को जरा देखें तो क्वेश्चन में बोला है एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी और सी का रेशियो दे दिया गया है, वो क्या है, 1:2 है। आप जानते हैं जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका कार्य भी ज्यादा होगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जब 1:2 आता है तो हमें अब पता क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सी कैन कंप्लीट द वर्क डन, ठीक है भैया। सी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर एफिशिएंसी सी की जस्ट डबल है तो जो कार्य 72 कार्य करना था और 72 कार्य जो हमको दिया जा रहा था, तो अगर सी की एफिशिएंसी जस्ट डबल है तो ये कार्य जितने दिन का भी होगा, मतलब उसके लिए तो आधा ही कार्य बचा है ना। अभी जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 1 घंटे में आप एक पेज लिख लेते हो और आपका फ्रेंड 1 घंटे में क्या करता है, आधा ही पेज लिख पाता है। तो अगर 2 घंटे में हम पेज लिखने के लिए कहें तो आप 2 पेज लिख देंगे, जबकि आपका जो फ्रेंड होगा वो एक ही पेज लिख पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो टास्क था वो आपके लिए घट गया, आधा हो गया। तो अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा, और जो कार्य करने का ड्यूरेशन टाइम होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि सी को कितना कार्य करना है, देन सी C has to complete the C has to complete the टास्क, और टास्क कितने कितना टास्क कंप्लीट करना है, 36/2। भैया 2 से क्यों डिवाइड कराया, समझ आ रहा होगा, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी क्या है, जस्ट डबल है। अब देखो यहां से अगर वर्क डन की बात करते हैं तो अब सी को कितना कार्य करना है, 36 कार्य करना है, और जो सी की जो कार्य क्षमता है वो सी की कार्य क्षमता ए और बी के जस्ट डबल थी। क्योंकि अब तुमने 2 से डिवाइड करा दिया तो जितना कार्य सी अकेला करेगा उतना कार्य ये दोनों मिल करके करेंगे। तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। तो C 36 कार्य करेगा तो 5 से डिवाइड करा दिया। अब हमें कितना देखने को मिलता है भैया, 36 से 5 को 7:1/5, 7:1/5 का मतलब ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। हमने सबसे पहले क्या करा, 2 से डिवाइड कराया टोटल टास्क को, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल थी सी की। और जैसे ही हमारे पास सी का टोटल टास्क है तो मतलब ए और बी अगर मिल करके करते हैं 72 कार्य, तो सी अकेला उस कार्य उसके लिए होगा वो 36 कार्य, समझ गया ना। अगर ए और बी के लिए मिल करके वो कार्य होगा 72 तो सी के लिए अकेला होगा 36, क्योंकि सी की एफिशिएंसी जस्ट डबल है। ए और बी का एक दिन का कार्य हमको पता है, तो सी का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की मदद लेंगे, यानी 5 से हम डिवाइड करा देंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस विल नीडेड टू बिल्ड अ वॉल, ठीक है। कितनी ईट्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा कि हाउ मेनी ब्रिक्स, तो कितनी ब्रिक्स की नीड होगी, तो मैंने मान लिया कि एन ब्रिक्स की नीड है, ठीक है। कितने की, एन ब्रिक्स की नीड है। तो हमें जो वॉल बनानी है वो देखो ये है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हमको दे दी गई हैं, और तीनों चीजें दे दी गई हैं तो मतलब वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वॉल को देखें,
ठीक है, तो इस तरह से अगर ये एक ब्रिक है तो इस तरह की कितनी ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है, अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, और यहां से ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल। यहां से n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक की बात की तो 25 सेंटीमीटर इंटू 11.2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वॉल की जब हम बात करते हैं तो 8 मीटर, देखो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो भैया इन दोनों को मीटर की जगह किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर में। और आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 800 इंटू 600 इंटू 22.5। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा n इक्वल्स टू 800 इंटू 600 इंटू 22.5 होल अपॉन 25 इंटू 11.25 इंटू 5। यहां से डेसिमल हटाया तो यहां पर एक जीरो आ गया, 25 9 आ जाता है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है, 5 से फिर हमने कैंसिल किया, देन वी गेट दी 12, और यहां से हमने डेसिमल हटाया तो दो जीरो और ऊपर लग गए, ठीक है। अब हमें देखना ये कि क्या ये कुछ कैंसिल वैंसिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब हमारे पास क्या बच रहा है जरा ये देख लेते हैं। तो n इक्वल्स टू हमारे पास बच रहा है 800 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 100 होल अपॉन 1125, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 25 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 25 फोर जा 100, 25 5 जा 125, 25 फोर जा 45 है, ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर देते हैं, देन 3 4 जा एंड 15 3 जा 15 है, तो 15 से फिर ये कैंसिल हो जाता है, 15 5 जा 5 से कैंसिल होगा भाई, 5 3 जा 5 3 जा ये आ जाता है, और 5 से कैंसिल होता है तो 5 1 जा 5 और 3 160, 3 से फिर ये कैंसिल हो जाता है, 3 3 जा 9। तो अब जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है n इक्वल्स टू 160 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 4, 16 का 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दिस 640 इंटू 12। फिर हमने क्या किया, 0 12 4 जा 8, और कैरी 4 पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, देखो लास्ट के 2 डिजिट में 80 यहीं पर आ रहा है, इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, बोला डेली वेज ऑफ ए इज 4/5 ऑफ द डेली वेज ऑफ बी। अच्छा, तो डेली वेज आपको दिया जा रहा है, तो जब डेली वेज दिया जा रहा है तो हमने यहाँ पर लिखा ए और बी, 4/5 का मतलब है 4:5, ठीक है। डेली वेज ऑफ सी इज 3/2 ऑफ द डेली वेज ऑफ ए, इसका मतलब ए रेशियो सी भी आपको दिया जा रहा है, तो डेली वेज ऑफ सी इज 3/2, यानी ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर इसको सी ले लेते हैं तो ये 2 हो जाता है और ये हो जाता है 3। तो दो आउटपुट हमारे पास फिर आ गए हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इन दोनों को मैंने कंप्रेस कर दिया है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए दोनों में कॉमन, इसलिए दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसमें 2 से इसमें नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया, और मल्टीप्लाई कराने के बाद अब जो हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ये तो था 4:5, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 4:3 2 जा 6, और अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है ए रेशियो बी रेशियो सी 4:5:6, ठीक है। इतना तो हमने निकाल लिया। इफ द एवरेज डेली वेज ऑफ ए एंड बी एंड सी इज टेकन टुगेदर 3000, तो भैया जिस रेशियो में ये कार्य करेंगे उसी रेशियो में क्या होगा, उसी रेशियो में बंटवारा होगा। बोल रहा है इफ द एवरेज डेली वेज ऑफ ए बी सी इज टेकन टुगेदर इज 3000। तो एवरेज की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो आप जानते हैं एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सिग्मा एन अपॉन एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा है डेली वेजेस का सम यानी एवरेज 4x प्लस 5x प्लस 6x अपॉन 3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 3 है, और ये इक्वल किसके है, 3000 के इक्वल है। मुझे लगता है 6 5 15x अपॉन 3 इक्वल्स टू 3000। 15 3 से कैंसिल होता है, देन वी गेट दी 5
यहाँ से 600, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 600 आ जाती है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेली वेजेस ऑफ ईच ऑफ देम, प्रत्येक का डेली वेज क्या होगा, तो इसको तो हमने x मतलब ये एक्चुअली 4x 5x 6x ये ABC का डेली वेजेस है, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया और ये 6x हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 600 हमने यहाँ रख दी तो 2400 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोल रहा है इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125 देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर जो लिखा गया नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो y से 10% कम है, y से 10% कम है, मतलब अगर हम 100 मानते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है तो 10% का मतलब हो जाता है 90, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है 90%। ठीक है, x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y से 10% कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y का 90% है, y का 90% है, इसका मतलब ये हुआ कि 90/100 इंटू वाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है 9/10y। ठीक है, ये हमारे पास पहला आउटपुट। फिर बोले y इज 10% मोर देन 125, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो y है वो 125 का 10% मोर है, 10% मोर है तो 120% ऑफ किसका 125, देन y इक्वल्स टू 110/100 इंटू 125। अब अगर हम कैंसिल करें तो 25 5 जा 25 4 जा, यहां से अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है 5/4 इंटू 110, फिर 2 से कैंसिल किया 2 2 जा 55 जा, देन y इक्वल्स टू यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है 275/2, और फिर हमने क्या किया 2 से डिवाइड करा दिया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 173.5, और ये जो 173.5 आया है इस y की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू आ जाती है 9/10 इंटू 137.5, 137.5। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो एक चीज आप मल्टीप्लाई पूरा कराने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप ऐसे समझें 9/10 की बात करें तो ये क्वांटिटी जो है ये लेस देन 1 है, एक से छोटी है, एक से छोटी। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या अगर वो एक से छोटी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी संख्या अगर एक से छोटी है तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये 10 है और एक से छोटा 0.5 हो गया, तो जब 0.5 से हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये असल में कितना बच गया, ये बच गया 5। तो एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक से छोटी संख्या से। तो 137.5 है, और जब 9/10 जो कि एक से छोटा है से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 137 से क्या आएगा, कम आएगा। और आप चार ऑप्शन देखो, ये 137 से बड़ा है तो ये गलत हो जाता है, ये भी 137 से बड़ा है गलत हो गया, भी 137 से बड़ा है तो गलत हो गया, तो यही ऑप्शन एक बच रहा है जो कि सही होगा। हालांकि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी हमें यही मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई कराने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और इस टेक्निक से आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। संजय डिसाइडेड टू डू हिज हिस्ट्री होमवर्क अ लिटिल बिट ईच नाइट, on the first night he did 1/6 of the homework, the second night he completed 1/5 of his homework, and the third night he completed 1/2 of his homework. How much the homework has संजय completed, कितना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है यार, ये तो एकदम आसान सा है। पहली नाइट को 1/6, दूसरी नाइट को 1/5 और तीसरी नाइट को 1/2। भैया सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। मुझे लगता है पूरे का एलसीएम लेने पर आपको 30 मिल जाता है, 6 5 जा 5 6 जा और यहाँ से आ जाता है 15। कुल मिलाकर के इन दोनों से 21, देन वी गेट द 26/30, फिर 2 से डिवाइड करा दिया, देन वी गेट द 13/15, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 13/15 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपने सामने ये रहा, बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 days। भैया ये वाली लाइन थोड़ी सी दर्द भरी है, इसमें बोला 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 days, 1/3 नहीं, अगर सब लोग पूरा पूरा कार्य कर रहे हैं तो इसको भी पूरा ही कार्य करना पड़ेगा। और अगर ये 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 अगर के कंप्लीट कर पा रहा है 30 डेज में, तो टोटल टास्क जो पूरा 1 टास्क होगा वो 1 टास्क कंप्लीट करेगा 3 × 30 डेज में। इसका मतलब ये हुआ कि बी अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क, ये जो पूरा है इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं
90 डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, बोला है हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट दी वर्क, ए और सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 का आपको पता है कि जब भी हम डेज का हम एलसीएम लेते हैं तो डेज का एलसीएम लेने पर हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है टोटल टास्क। तो हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम होगा, 18 का होगा, 30 का होगा और होगा 90 का। 30 और 90 का एलसीएम तो 90 हो जाता है। अब 18 का और 90 का निकालो एलसीएम, तो मुझे लगता है कि 90 आएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी 1 डे वर्क, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 5 यूनिट वर्क करेंगे। कितना कार्य करेंगे, 5 यूनिट वर्क करेंगे। सेम प्रोसेस आगे हम बढ़ते हैं, तो बी एंड सी 1 डे वर्क, बी एंड सी इज 1 डे वर्क, ठीक है। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3 यूनिट्स, ठीक। अब आगे देख लेते हैं बी अलोन, तो 20 1 डे वर्क की अगर हम बात करते हैं तो 20 1 डे वर्क हमारे पास कितना हो जाता है, 1 डे 1 यूनिट। हमसे पूछ क्या रहा है, ए एंड सी कैन कंप्लीट दी वर्क, ए और सी कितने दिन में टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को भैया ऐड कर दिया है। जैसे दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा, देखो बी यहाँ पर 2 बार कार्य करेगा तो a प्लस 2b प्लस सी इसकस टू 5 और 3 कितना हो जाता है, 8 यूनिट कार्य करेंगे अगर दोनों मिलके कार्य करेंगे। जबकि ये का बी का हमको पता है एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने 2 पुट कर दिया देन वी गेट दी 8 यूनिट्स। 2 को ट्रांसफर किया तो a प्लस सी का एक दिन का कार्य आ गया कितना, 6 यूनिट। अब ए और सी का एक दिन का कार्य कितना है, 6 यूनिट है। कार्य कितना करना कितना है, 90 यूनिट, यही तो एलसीएम आया था 90। तो 6 यूनिट एक दिन में कार्य हो रहा है तो कितने दिन में टास्क कंप्लीट हो जाएगा, 6 से आप डिवाइड करा दीजिए। तो मुझे लगता है कि 6 1 जा 6 15, देन हाउ मेनी डेज the task will be completed in a 15 days। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बोलता है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इनटू अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। 1 मीटर एज हमको दी जा रही है। सबसे पहले तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स, कितने क्यूब कटेंगे। क्यूब आप जानते हैं कि ये एक 3D ज्योमेट्री है। ये कैसा ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये आपके सामने एक क्यूब है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक कितने क्यूब बनेंगे 10 सेंटीमीटर एच के। एच मतलब समझते हैं ना, ये जो साइड है, जो साइड है, दोनों ही 3D ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड क्यूब है। तो साइड क्यूब हो गया। अब साइड यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक की 10 सेंटीमीटर और दूसरे की 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब बोला है हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एच, मान लिया कि n क्यूब है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एच कितना, 10 सेंटीमीटर इसकस टू, यहां से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग एच कितना, 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहां से देखते हैं तो n इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है, देन 10 इंटू 10 इंटू 10 इसकस टू, यहां से 100 की बात कर रहा है, 100 इंटू 100 इंटू 100। मुझे लगता है ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाते हैं भैया, और ये 2 0 1 0 मिलकर के 3 0 हमारे पास आ जाता है। देन n इसकस टू 1000, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोल रहा है आ 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब ये आपके लिए होगा एच डब्ल्यू। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर सरफेस एरिया का जिक्र कर रहा है तो सरफेस एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बोला है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है और सरफेस एरिया पूछ रहा है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम, अरे ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम दे रहा है तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्चुअली मैं ये यहाँ पर डिजिट देख रहा था, मैंने कहा दोनों डिजिट सेम है, इसमें भी दोनों डिजिट सेम है। तो देखो ये गलत है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन ए और डी तो देखते ही गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो या तो आप निकाल लीजिए वॉल्यूम या फिर निकाल लीजिए आप क्या, सरफेस एरिया, कोई भी एक निकाल लीजिए। अब देखो ऑप्शन
ऑप्शन जो बी है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो हमेशा किसमें होगा, स्क्वायर के फॉर्म पर होगा, ना कि क्यूब के फॉर्म पर होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। सिर्फ भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल हमने यूनिट के बेसिस पर ही पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हालांकि आप इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है जिससे कि आप आंसर को निकाल पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बोलता है टैंक कैन होल्ड 200 लीटर्स ऑफ वाटर, एट प्रेजेंट इट इज ओनली 30% फुल। अच्छा, एक टैंक का जो कैपेसिटी है वो 200 लीटर का है और जो कि अभी केवल 30% ही फिल है। 30% अगर हमने निकाला तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आ जाता है 60 लीटर, यानी अभी उसमें 60 लीटर ही वो फुल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शेल आई एड इन द टैंक सो दैट इट इज 70% फुल। बोला कितना इसमें और वाटर ऐड कर दिया जाए कि वाटर कितना हो जाए, 70% हो जाए। 70% का मतलब ये हुआ कि भैया ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए और ये आ जाता है 140 लीटर। अब अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालें तो 140 में से अगर आप 60 को माइनस कर देते हैं देन वी गेट दी 80। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 80 लीटर और ऐड कर दें तो ये 80 लीटर्स ऐड करने पर ये हो जाएगा 140 लीटर्स, और जो कि हमें पूछ रहा था कितने लीटर वाटर ऐड करना चाहिए, देन वी हैव टू एडेड 80 लीटर्स। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोला है हॉल इज 18 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड। ठीक है, इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर वॉल। अच्छा, तो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, इसके लिए एक डायग्राम पहले ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये एक हॉल है और ये जो हॉल है ये एक्चुअल में 18 मीटर इसका लेंथ है, ब्रेथ है 12 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग। अब दो चीजें हैं, एक यहाँ पर फ्लोर और दूसरा सीलिंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पता है कि ये जो हॉल है, क्योंकि लेंथ है और ब्रेथ है, इसका हाइट हमें नहीं गिवन है। तो हाइट जबकि हमें गिवन नहीं है तो लेंथ हमने ले लिया 18 मीटर और ब्रेथ हमने ले लिया 12 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझते रहेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें जो बोल रहा है इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, तो यहां से हम एरिया निकालेंगे। एरिया किसका, फ्लोर का और सीलिंग का। ठीक है, ये जो बोल रहा है इफ द सम ऑफ एरियाज, तो सम है फ्लोर और सीलिंग का एरियाज, इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ फोर वॉल। ये एरिया इक्वल है किसके, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। दो चीजें हमें गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें अलग कर रहा हूँ यहाँ से एक मैं अलग करूंगा फ्लोर और दूसरा मैं अलग करूंगा सीलिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया तो ये हमारे पास सीलिंग अलग हो गया है और दूसरा ये देखिए हमारे पास फ्लोर अलग हो गया है। ठीक है, अब ये जो फ्लोर है ये देखो 18/12 का था। 18/12 का मतलब ये इसका लेंथ हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 और ये इसका हो गया 12। तो अगर ये 18/12 का है तो ये भी 18/12 का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एरिया ऑफ फ्लोर और सीलिंग ये असल में क्या होगा, 18/12 प्लस 18/12। ठीक है, इक्वल एरिया ऑफ फोर वॉल। अब ये जो फोर वॉल आपको साफ साफ दिख रही होंगी, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इन चारों वॉल को अलग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक चीज और याद रखना कि अगर ये वाला 18 है तो फिर इसको भी 18 होना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट साइड से। और अगर ये 12 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा। ठीक है, और अभी इसको भी मैंने अलग कर दिया और अब इसको भी मैंने अलग कर दिया, तो ये फोर वॉल हमारे पास आ गई हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ दी हॉल, हॉल का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो अगर ये 18 है तो ये हाइट तो हमको नहीं पता है, तो मान लिया कि हाइट ये क्या हो जाती है, h हो जाती है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, एरिया ऑफ फोर वॉल है, सबसे पहले हम इस वॉल का एरिया निकालेंगे और इस वॉल का एरिया निकालने के लिए ये वाला लेंथ हमको पता था 18 है, तो ये आ जाता है 18 लेंथ इंटू ब्रेथ 18 इंटू एच प्लस ये वाला भी तो वही सेम होगा 18 इंटू एच प्लस। अब ये वाला जब वॉल हम निकालते हैं तो ये देखो ये 12 है, तो 12 इंटू एच प्लस 12 इंटू एच। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहां से हमको देखने को मिलता है 18 मल्टीप्लाई मत कराना, 6 को कॉमन कर लेते हैं और 6 को जब मैंने कॉमन किया तो 6 3 जा 18
प्लस 6 3 जा 18। यहां से हमने 6 को कॉमन किया तो देखो 18 और 18 मिलकर के बना देगा 2 इंटू 18H प्लस 2 इंटू 12H, 2 इंटू 12H। ठीक है, यहां से मैंने अभी 6 कॉमन नहीं किया है। एक काम करो, यहां से 3 को भी कॉमन कर लो। तो यहां से अगर मैं 2 को कॉमन कर लेता हूं, 2 और 3, ध्यान से समझना। 2 को कॉमन किया तो यहाँ पर बच जाएगा 6, 3 को कॉमन किया तो यहाँ पर बच जाता है 1, प्लस 3 कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 1, 2 को कॉमन किया तो यहाँ बच जाता है 6। ठीक है, इक्वल, इस 18 को हटा देते हैं, इक्वल, यहाँ से 2 कॉमन किया और 3 कॉमन किया और 6 कॉमन किया, 6 3 जा 18। तो 2 कॉमन करते हैं और 6 कॉमन करते हैं, 3 कॉमन नहीं करते हैं। जब 2 को कॉमन किया तो 2 यहाँ दोनों से एलिमिनेट हो गया, 6 को कॉमन किया तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ से अब आपको क्या देखने को मिलता है, 6 से ये 6 हो जाता है कैंसिल और 2 से ये 2 हो जाता है कैंसिल। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 3, 6 और 6 आ जाता है 12, इक्वल, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 3 और 2 5H। तो कुल मिलाकर के जो H की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 36/5। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द हॉल, हॉल का वॉल्यूम पूछ रहा है। और आप जानते हैं फॉर्मूला होता है LBH। लेंथ हमारे पास कितना दे दिया गया है 12, ब्रेथ कितना दे दिया गया है, लेंथ है 18, ब्रेथ कितना है 12 और हाइट हमने निकाल लिया है 36/5। अब आपको क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई करा देना है। मुझे लगता है कि आ, इसको 36 को लिख देते हैं 18 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 2/5। और भैया अब क्या करना है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपको देखने को मिलता है 324। ठीक है, इंटू 12 इंटू 2/5। फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें देखने को मिलता है 3 2 जा 6 और यहाँ से आपको देखने को मिलता है 648 12 डिवाइडेड बाई 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई कराना है 648 का किससे, 12 से। और जैसे ही हमने इसका मल्टीप्लाई कराया हमको देखने को मिलता है इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको देखने को मिलता है 7776/5। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई जैसे ही हम 5 कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है 1555.20। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैंने डिवाइड कैसे करा लिया, मेरे पास हाथ में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। 7000 इज बोरोड एट 7.3 रेट of interest per annum borrowed for 2 years. Find the amount to be paid at the end of the second year। ठीक है, तो 2 साल के लिए हमने बोरो किया हुआ है और अमाउंट हमें कितना पे करना है, तो आसान है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल हमको दे दिया गया है 7000 है, आर की वैल्यू आप जानते हैं 7.3 है, टाइम 2 इयर्स का गिवन है, अपॉन में आ जाता है 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाते हैं, 7 2 जा हो जाता है 14। और जब इसका हमने मल्टीप्लाई कराया देन वी गेट दी 1 0 1 10 भी बच रहा है, 70 बचेगा। तो 70 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से कराएंगे तो 72 जा 140 आएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करें 73 इंटू 14 तो आपको देखने को मिलेगा 1022। और ये जो 1022 आया ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। अब वो पूछ रहा है अमाउंट कितना पे करना है, तो अमाउंट के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 7000 था और एसआई कितना है 1022। जैसे ही हमने इनको ऐड किया देन वी गेट दी 8022। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाई कितने से नंबर डिवाइड कराने के लिए कहा गया, 6 से, और 12 ऐड करने के लिए कहा गया क्वेश्चन में। बोला है ही हाउ एवर फर्स्ट एड 12 टू द नंबर and then divided by 6 getting 112 as the answer। the correct answer should have been। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट कर लिया, और हमने लेट क्या किया, हमने लेट किया कि जो नंबर है वो x है।
ठीक है, मैं सोच रहा था कि शायद कोई ट्रिक हो। हमने मान लिया कि नंबर x है। तो अब लड़के ने क्या किया है, लड़के ने सबसे पहले 12 ऐड किया, फिर 6 से डिवाइड किया, जो आउटपुट आया वो क्या आया, 112 आ गया है। अब पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो आसान है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम क्या करेंगे, x/6 प्लस 12/6 इक्वल 112। x/6 प्लस 6 2 जा 12 इक्वल 112। 2 से डिवाइड करा दिया, देन x/6 इक्वल 110। तो x की वैल्यू क्या जाती है, 660। और ये जो 660 आया है, अब पूछ रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6, यानी एक नंबर को किससे डिवाइड कराने के लिए कहा गया, 6 से डिवाइड कराने के लिए कहा गया। तो हमें देखने को कितना मिलता है, 110। और फिर उसमें कितना ऐड करने के लिए कहा गया, 12 ऐड कर देने के लिए कह दिया गया। तो यहां पर जो देखने को मिलता है 122, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है, इसके लिए आप BODMAS रूल याद रखेंगे। ठीक है, BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन। तो यहां पर देखिए m से मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, a से एडिशन बाद में आ रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में एडिशन होगा। ये जिस क्रम में है इसी क्रम में हम रूल को फॉलो करते हैं। तो 3 3 जा कितना आ जाता है, 9। देन 3/4 प्लस 7 मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट द 31/4, कितना 31/4। और पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोल रहा है बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा एंड 24 पैसा। ठीक है, इन द रेशियो 3:5:8। ठीक है, तो 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो मतलब इस रेशियो में 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के जो कॉइन है वो इस रेशियो में है। टोटल अमाउंट कितना जा रहा है, 450 जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेशियो है, हमने एक कॉमन नंबर ले लिया, कॉमन फैक्टर, और वो कॉमन फैक्टर लिया x। और जैसे ही हमने x लिया तो यहां से हमको देखने को मिलेगा 3x, 5x और 8x। ठीक है, अब वो बोल रहा है, मान लेते हैं कि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। देखो पूरा टोटल यूनिट किसी एक चीज में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो आउटपुट दे रहा है वो रुपए में दे रहा है, और ये भी रुपए में है। तो ये पैसे में नहीं होना चाहिए, इसको किस में होना चाहिए, रुपए में होना चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और अगर 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो 50 पैसे किसके बराबर हो जाएगा, 50 पैसे बराबर हो जाएगा 1/2 रुपीज के। 1/2 रुपीज का मतलब हो गया 1/2 रुपीज। ठीक है, और 25 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1/4 रुपीज। अब क्वेश्चन पूरा रुपए में आ गया, सेम यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 रुपए के कितने किस रेशियो में ये सिक्के हैं। तो हमने ले लिया 3x प्लस 1/2 रुपीज वाले जो क्वाइंस हैं वो इतने हैं, और प्लस 1/4 रुपीज वाले जो क्वाइंस हैं वो 8x हैं। और टोटल मिलाकर के कितना हो रहा है, 450 हो रहा है। देन वी गेट द 3x प्लस 5/2x प्लस 4 2 जा 8, देन 2x इक्वल 450। यहाँ से 3 और 2 दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है, 5x प्लस 5x/2 इक्वल 450। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 5 2 जा 10, 15x/2 इक्वल 450। और मुझे लगता है कि 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 3 जा, कुल मिलाकर के जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाती है, 60 आ जाती है। बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, तो भैया 3 × 60, यहां से 5 × 60 और यहां से 8 × 60, तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 60 तो हो रहा है कॉमन, तो 60 को कर लिया कॉमन, देन 3 + 5 + 8 और बाहर आ जाता है 60। तो कितना आ जाता है, 16 × 60, देन वी गेट दी 960। 960 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय अ पाइप ए बी सी एंड डी to empty a container while working individually in 4:6:5:8। ठीक है, the sum of number of hours taken by them is 230 hours while working individually. If B and C work for the first hour
फर्स्ट 5 आवर, ए एंड डी वर्क फॉर नेक्स्ट 5 आवर, अगेन बी एंड सी। कुल मिलाकर के यार देखो क्या है कि यहाँ पर 4 पाइप हैं और 4 पाइप में जो है वो 2 तरह से काम कर रहे हैं। ए और सी मिलकर के काम कर रहे हैं, ए और डी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो होना क्या है कि पहले जो है ए एंड डी, हाँ ठीक है, बी एंड सी पहले फर्स्ट 5 आवर कार्य करेंगे, फर्स्ट 5 आवर, ठीक है। फिर ए एंड डी क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 आवर। फिर बी एंड सी कार्य करेंगे, नेक्स्ट 5 आवर। फिर ए एंड डी कार्य करेंगे, नेक्स्ट 5 आवर। और इस तरह से क्या होगा, ये क्रम चलता रहेगा, इस तरह से क्या होगा, यह क्रम चलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दे रहा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय पाइप दिस व्हाइल वर्किंग दिस द सम ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय 230। एक तरफ वो जो है आवर्स का सम हमको दे रहा है, दूसरी तरफ वो आवर्स का रेशियो हमको दे रहा है। तो हमने क्या किया, इस रेशियो को एक ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक कॉमन नंबर ले लिया, सॉरी कॉमन फैक्टर। क्या ले लिया, कॉमन फैक्टर। मान लिया कि वो कॉमन फैक्टर x है, तो इसके अकॉर्डिंग 4x, 6x, 5x और 8x मिलकर के कितना हो जाता है, 230 हो जाता है। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं, देन 6 4 10 8 5 13, देन वी गेट दी 23x इक्वल 230। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारे पास 10 आ जाती है। अब जो x की वैल्यू 10 आई है, उस 10 को हमने उठाया और ला करके इन चारों में पुट किया। तो जैसे ही हमने चारों में पुट किया, तो पहला हमें देखने को मिलता है 40, दूसरा हमें देखने को मिलता है 60, तीसरा हमें देखने को मिलता है 50 और चौथा हमें देखने को मिलता है 80। 60, 40, 50 और 80, ठीक है। ए बी सी और डी आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ये जो कुल मिलाकर के बोल रहा है कि एम्प्टी, हाउ मच पोर्शन वुड बी एम्प्टी इन फर्स्ट 11 आवर, पहले 11 घंटे में कितना पानी खाली हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये पता चले ना कि कितना पानी एक्चुअल में है, यानी टंकी में कितना टास्क कंप्लीट करने के लिए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। हमेशा आपको बताया है एलसीएम ऑफ, कभी भी समय का एलसीएम लेते हैं तो वो कार्य बताता है। क्या कहा, समय का एलसीएम लेने पर वो हमको क्या बताता है, कार्य बताता है, ठीक है। इन सब का जब आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1200, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हम पता करेंगे कि 1 घंटे में ए कितना कार्य कर रहा है। ये 40 घंटे में पूरा जो टैंक है वो खाली कर दे, मतलब भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा या खाली करेगा, खाली करने का है, एम्प्टी है। तो 1 घंटे में ये 40 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता है। तो एस 1 आवर वर्क 1 घंटे में कितना खाली करेगा भैया, आप समझ रहे हैं, 1200 अपॉन 40, जितना पता करना है उस नंबर से डिवाइड करा दो तो 120 लीटर। और अपॉन में कितना आ जाता है, अपॉन में जाता है 4, फिर डिवाइड कराया, अरे 0 से 0 कैंसिल हुआ, देन वी गेट द 30 लीटर। तो कुल मिलाकर के कितना, 30 यूनिट्स, ठीक है। सेम प्रोसेस से बी की अगर हम बात करते हैं तो बी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, देन वी गेट दी 20 यूनिट। फिर सी कितना खाली करेगा, सी 1 घंटे में खाली कर देगा 24 यूनिट्स। और डी फिर कितना खाली करेगा, तो डी खाली कर देगा 1 घंटे में डिवाइड कराने पर 15 यूनिट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब जरा मेरी बात को समझना, इन चार में हमसे बी और सी को एक साथ कह रहा है कि ये दोनों मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। तो बी प्लस सी 1 आवर वर्क। और अब इनका 1 घंटे का कितना कार्य हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 44 यूनिट्स, ठीक है। तो बी और सी का बोला ना, बी और सी पहले 5 घंटे कार्य करते हैं, तो बी और सी का 5 आवर वर्क कितना हो जाएगा भैया, कुछ नहीं करना है, 44 इंटू 5 कर देना है। और जैसे हमने 44 इंटू 5 किया, वी गेट दी 220 यूनिट, ठीक है। ध्यान से समझते रहना। इधर हमने क्या किया, ए और डी दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ए प्लस डी और ये 1 आवर वर्क निकलेगा, 1 आवर वर्क। तो कितना आ जाता है, इन दोनों को ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 45 यूनिट्स। और फिर देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये जो है ए एंड डी वर्क फॉर नेक्स्ट 5 आवर, तो 5 आवर के हिसाब से चल रहा है। तो ए प्लस डी का अगर हम देखें तो 5 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5, देन वी गेट दी 225 यूनिट्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, 225
यूनिट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। 11 घंटे का काम निकालना है, 5 घंटे इधर काम हुआ, 5 घंटे इधर काम हुआ, तो टोटल हो गया 10 घंटे कार्य। और 10 घंटे का अगर हम देखें तो 10 आवर्स वर्क, जबकि बी प्लस सी एंड ए प्लस डी, तो इन दोनों को हमने फिर ऐड कर दिया, 220 प्लस 225, देन वी गेट दी 445। ठीक है, अभी 1 घंटे का बच रहा है क्योंकि 11 घंटे का पूछ रहा है। पहले 5 घंटे बी प्लस सी ने कार्य किया, फिर अगले 5 घंटे ए प्लस डी ने कार्य किया, तो फिर जो अब अगला 1 घंटा बचेगा वो बी प्लस सी के पास जाएगा। और बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य हमको पता है कितना है, 44 यूनिट है। तो 11 आवर का अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 445 प्लस 44। और अब जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमें देखने को मिलता है 489। अब वो पूछ रहा है कि कितना पोर्शन खाली हो जाएगा। तो पोर्शन खाली हो जाएगा, इस बात का पहले मतलब समझिए, 489 यूनिट्स खाली होगा, लेकिन कितना पोर्शन खाली होगा, मतलब 2/3, 1/3, 5/3 या 1/4, इस तरीके से वो पूछ रहा है कितना पोर्शन खाली होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 189, ये जितना खाली हुआ वो और जितना टोटल हमने निकाला था वो, दोनों को डिवाइड करा दो। जैसे ही हमने डिवाइड कराया तो मुझे लगता है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड होने पर 3 4 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 3 3 जा, 163/400। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेहतरीन सवाल था, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बात कही जा रही है, बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए बी सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। तो कुल मिलाकर के ये 6 डेज बोल रहा है, ये 12 डेज बोल रहा है। अभी आपको बताया कि अगर हम डेज का एलसीएम लेते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 6, तो वो हमको क्या देता है, टोटल टास्क देता है। और टोटल टास्क कितना है, 12 यूनिट्स है। ठीक है, इसका मतलब ए कैन कंप्लीट, तो एज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, तो ए का एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा, 1 यूनिट। जबकि ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए बी सी मिलकर के 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, दो चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो आगे देखते हैं। फिर बोला एफिशिएंसी ऑफ बी 0.5 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ ए। अब ये देखो एक नई बात निकल आई भाई, बोला इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द होल वर्क, पूरा कार्य कितने दिन में सी के माध्यम से समाप्त होगा। एक बात को हमें यहां पर और समझना होगा, उसने बी का जो डेटा है वो ये इतना अपने लिए बेकार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बी का डेटा गिवन है एफिशिएंसी के फॉर्म पर। आपको पता है कि जब एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होती है तो जो हमारा कार्य है वो कम होने लगता है, तो कार्य क्या होगा, कम होगा। आप मेरी बात को जरा समझेंगे, जब एफिशिएंसी कम होगी तो कार्य ज्यादा होगा, जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कार्य कम होगा। एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो दिन कम लगेंगे, एफिशिएंसी कम होगी तो दिन ज्यादा लगेंगे। ठीक है, यहां पर बोला है एफिशिएंसी ऑफ बी 0.5 टाइम्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ए के कंपैरिजन में बी की एफिशिएंसी आधी है। इसका मतलब अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को 20 वर्क कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। बताया ना, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो दिन बढ़ेंगे। तो अगर बी की एफिशिएंसी ए के कंपैरिजन में आधी है तो बी उसी कार्य को जस्ट डबल टाइम पर कंप्लीट करेगा। अब यार देखो, यहां पर हमारे पास बी का भी डेटा है, ए का भी डेटा है, और ए प्लस बी प्लस सी का भी डेटा है, तो ये एलसीएम जो निकाला जाएगा ये बेकार हो गया है। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 6 एंड 24, और अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 यूनिट्स आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे एज 1 डे वर्क, एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 यूनिट। फिर हम निकालेंगे यहां से 20 1 डे वर्क, ये 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। जबकि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कितना कार्य आ जाएगा, तो ये इन सब का मिला करके एक दिन का जो कार्य बनेगा वो बनेगा जा करके 6 है तो 6 4 जा 4 यूनिट्स। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले ए और बी, इन दोनों की वैल्यूज को उठा ला करके यहाँ रख दो, ए की जगह 2, बी की जगह पर 1, और प्लस सी
वन डे वर्क इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। ठीक है, अब 2 और 1 3 ट्रांसफर कर दिया तो सी वन डे वर्क कितना आ गया 1 यूनिट, यानी सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। और अगर सी एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो कार्य कितना करना है, 24 कार्य करना है, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इफ each edge of a cube is increased by 28.57%, find the percentage increases in its surface area। अगर एज में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है तो सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीमेंट होगा, हमें इस बात को पता करना है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे। अगर हम परसेंटेज इंक्रीजेस इन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया की बात करता है तो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया वो होता है 6a², 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब 6 जो है ये तो क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a² के। ठीक है, मान लेते हैं कि जो एज थी वो 100 थी, तो अगर एज 100 है तो इंक्रीमेंट इतने का हुआ, तो अब जो न्यू एज होगी वो हो जाएगी 128.57%। और अगर हम इस परसेंटेज को हटाते हैं तो परसेंटेज को हटाने पर हमें अपॉन में क्या देखने को मिलता है, 100 देखने को मिलता है। तो यहां से देखने को मिलेगा 1.2857। कितना देखने को मिलेगा, 1.2857। ये न्यू एज है। अब क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इसी का स्क्वायर देख लो और इसका स्क्वायर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है। मतलब अगर हम इसको देखें और इस एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कराएं तो हमको पता चलेगा कि ये 1 के कंपैरिजन में मोर देन 1 है, मतलब एक से ज्यादा। एक से कंपेयर कराओ तो एक से कंपेयर कराने पर ये आपको देखेगा 28.2857। अगर एक हटा दें, क्योंकि जो काम परसेंटेज में 100 करता है वो काम नॉर्मल में 1 करता है। अब मेरी बात समझने का प्रयास करो, मैं क्या बता रहा हूं। आप क्या करो, सीधे इसका स्क्वायर जनरेट कर दो, 1.2857 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर इसका स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये बात सही है क्योंकि ये 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चतुराई का प्रयोग करेंगे और हम 128 का स्क्वायर जनरेट करेंगे। किसका, 128 का स्क्वायर। अब 128 का स्क्वायर जनरेट करने के लिए एक स्क्वायर टेबल आपको पता होनी चाहिए, और मैंने शायद पिछले वीडियोस में ये स्क्वायर टेबल आपको बताई भी है। तो हम क्या करेंगे, 128 में देखो कितना जोड़ दें और कितना घटा दें, कितना घटा दें कि ये 100 हो जाए, तो 28 घटा दें। तो अगर 28 घटाना है तो भैया फिर 28 हमें जोड़ना भी है। तो यहां से हमको कितना देखने को मिलता है, यहां से हमको देखने को मिलता है 100, यहां से हमको कितना देखने को मिलता है, यहां से देखने को मिलता है 156। और जितना घटाया और जितना जोड़ा उसका स्क्वायर करके हमको जोड़ देना है। ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई होना था, ये ट्रिक है बाबू, याद रखना। और ये ऐड कर देंगे प्लस का 28 स्क्वायर, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से यहां पर आ जाता है 15600। ये 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। अब हमने इन सबको ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 487614। कितना आ रहा है, 4 नहीं भाई 6 आएगा। कितना आ जाएगा, 16384। अब अगर इसको हम देखें तो ये 1 के कंपैरिजन में कितना, 1 से कंपेयर करा लो। जैसे भी देखो यहाँ पे था 28.57 था, ये हमें निकाल करके इसने कितना दिया 1.2857। तो अगर इस 1 को हटा दें तो ये नंबर देखो न्यूमेरिकली इससे टैली हो रहा है, न्यूमेरिकली मतलब डेसिमल हटा देने के बाद भी। सेम प्रोसेस, अगर यहाँ से हम 1 को रिमूव कर दें तो जो बचेगा वो 6384। 6384 का मतलब परसेंटेज में 63.84। ठीक है, 63.84। अब देखो 63 जो है वो एक्चुअल में किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो सी सही जाएगा, 65, क्योंकि 65 इज वेरी क्लोज टू दी 63। अब आप कहेंगे 65 ही क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ देखो 5 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, हमने लिए कितने हैं 2 डिजिट। तो ये जो 2 डिजिट ड्रॉप किए हैं, ये 2 यूनिट का डिफरेंस वहीं से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक था। कभी भी इस तरीके से कुछ भी पूछे आपको सिंपली क्या करना है, 1.28, जैसे उसने कहा 20% का इंक्रीमेंट हो गया तो 1.2 सीधे कर देना, स्क्वायर करो, क्यूब करो, सब आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं वो पूछता है कि परसेंटेज इंक्रीजेज इन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइड क्यूब। तो अभी क्या करना है कि 1.2 का
निकाल दिया क्यूब, और 1.2 का जैसे ही क्यूब निकाला तो 1.728, इसका मतलब 72.8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके वॉल्यूम में। अगर हम उसके एज में 20% का इंक्रीमेंट करते हैं तो वॉल्यूम में 72, अप्रोक्सीमेट 72% का इंक्रीमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी ये भी ट्रिक। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बोल रहा है टीना सेड टू हर मॉम दैट शी एट 42.86% ऑफ the apple that was there on the basket and she gave half of the remaining to her younger one Reena. Then what percentage of apple remaining in the basket? कितना बचा हुआ है? अच्छा, कुल मिलाकर के ये जो है भैया ये खा जाती हैं 100% है, और ये खा जाती हैं 28.86%। तो डेसिमल यहाँ से 4, यहाँ से 1, ये डेसिमल, यहाँ से 7 और यहाँ से 5, 57.14। कितना? 57.14। 57.14 ये हमारे पास बचा हुआ है खाने के बाद, और उसके बाद वो क्या करती है, इसका हाफ दे देती है किसको? अपनी छोटी बहन रीना को। तो 57.14 को 2 से आप डिवाइड करा दीजिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 2 8 जा 16, 28, सभी में 28 है। तो फिर आगे डिवाइड कराएंगे, 1 चला जाता है, 2 5 जा 2 7 जा 28.57। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर 22 की तरफ बढ़ते हैं। बोले द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल आफ्टर डिप्रेशिएशन एट द रेट ऑफ 18% पर एनम इन 2 years इज टू, आपको दे रहा है जब भी एगो की बात होगी, किसकी बात होगी? जब भी 2 years एगो। एक तो रेट पर एनम उसने दे दिया, तो उसने ये आर आपको गिवन कर दिया है। आर की वैल्यू क्या है? 18/100। इसको और डिवाइड किया, देन वी गेट दी 9/50। ठीक है। अब जब भी उसने कहा n years एगो, किसकी बात की? n years एगो, पहले की बात की। जब आफ्टर की बात करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब एगो की बात करेगा तो डिवाइड होगा। आफ्टर में क्या चीज चली जाती है? आफ्टर में जाता है मल्टीप्लाई, और एगो में क्या चीज जाता है? एगो में जाता है डिवाइड। ठीक है। अब यहाँ से n ईयर्स एगो की जब वो बात कर रहा है, तो n ईयर्स एगो का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पर दो चीजें, एगो में डिवाइड आएगा और डिवाइड के साथ में माइनस साइन आएगा, आफ्टर में मल्टीप्लाई आएगा और प्लस का साइन आएगा। मतलब अगर यही फॉर्मूला आफ्टर के लिए बनाते तो बनता a 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, अगर आफ्टर की बात होती। क्योंकि ये एगो की बात है, इसलिए जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, और जो यहाँ प्लस है वो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब भैया हमें 2 years की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2। अमाउंट आपको दे रहा है 688 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r की वैल्यू हमको दी जा रही है 9/50 पावर 2। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 80688 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाता है 41/50 इंटू 41/50। थोड़ा सा और हमने सिंप्लीफाई किया, 80688 इंटू 50 और अपॉन में 41 इंटू 41। अब हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद जब पहली बार आप इसको इससे डिवाइड कराएंगे, तो क्योंकि मैंने अपने हाथ में कैलकुलेटर ले रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी डिवाइड करा दिया है। एक बार और अगर आप डिवाइड करा देते हैं तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको देखने को मिलता है 1 2 और फिर 4 टाइम्स 0, 1 2 4 टाइम्स 0, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। बोला 24 men get a target of completing a work in 35 days. They started working together and found that after 20 days they just completed 50% of the work. How many more men need to be included so that the work finishes in time? ठीक है, टाइम पर टास्क कंप्लीट हो जाए, इस बात की वो श्योरिटी चाहता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, मतलब मेन इंटू डेज। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मेन इंटू डेज की बात करेंगे। बोले दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड फाउंड दैट आफ्टर 20 days they just completed the 50% of the work। 50% अभी तक काम कंप्लीट हुआ है, और ये लोग कंप्लीट दी वर्क इन 35 डेज। ये लोग 35 डेज में पूरा टास्क कंप्लीट कर देते हैं। मेरी बात को समझना, 35 डेज में पूरा टास्क कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जब ये लोग 20 दिन काम करते हैं तो 20 दिन में पता चलता है कि ये 50% ही कंप्लीट कर पाए हैं। तो अगर इन्होंने 20 दिन काम किया तो जो रिमेनिंग बच रहा है वो रिमेनिंग बच रहा है 15 डेज। ये कैसे हैं? ये हैं रिमेनिंग डेज, और जब रिमेनिंग डेज 15 है
तो 15 डेज में बचा हुआ 50% काम होना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने मेन इंटू डेज की बात की, तो मेन तो है 24 और डेज कितने हैं इंटू 20 इसकस टू M2 की बात की। तो M2 में मेन तो नहीं पता, हाँ कुछ बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जब 20 दिन में 50% काम हुआ है तो बचे हुए जो 15 दिन है उसमें हमें कुछ लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कितने लोग बढ़ाए, मान लिया X पर्सन हमने इंक्लूड कर दिए, और डेज कितने हो जाते हैं 15। 5 से 5 3 जा और 5 4 जा, 3 8 जा, कुल मिलाकर के 8 4 जा कितना आ जाता है 32 इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है 8 मिल रही है। अब x इक्वल 8 आ रहा है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कितने आदमी हमें और ऐड करने होंगे, 8% हमें और ऐड करने होंगे। बोला फाइंड दिस एक्सप्रेशन। अभी मैंने शुरुआत में आपको BODMAS पढ़ाया था किसी एक क्वेश्चन में, और ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत मौसम में पीछे समझा चुका हूँ। Question number 25. A boat having a length 3 meter and breadth 2 meter is floating on lake. The boat sink by 1 centimeter when a man get on it. The mass of the man. अच्छा, mass of the man की हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। एक चीज सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझनी होगी कि जो वॉल्यूम यानी डेंसिटी है, देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मास ऑफ द मैन। तो मास निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मास ऑफ द मैन। मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। मास निकालने का ये है हमारे पास फॉर्मूला, क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास के लिए फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम की तो देखो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू, और ये जो 1 सेंटीमीटर दे रहा है, तो आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, और यहाँ पर आ जाता है 1/100 मीटर, ठीक है। तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक इसका मीटर एक इसका मीटर एक इसका मीटर मिलकर के मीटर क्यूब बना देगा। तो वॉल्यूम तो हमको पता चल गया, और डेंसिटी आप बोलेंगे सर यहाँ दी नहीं गई है, तो भैया डेंसिटी जो होती है वो 1000 यहाँ पर गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या कहा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको आप याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या कहा, इसको आप याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब हो जाता है कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाते हैं कैंसिल, 3 2 जा 6, और ये जीरो मिलकर के 60 kg। 60 kg मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बात कही जा रही है, बोले 4.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। दो होते हैं, एक डेकामीटर होता है एक डेसीमीटर होता है। तो ये जो दिया जा रहा है ये क्या दिया जा रहा है, ये डेसीमीटर दिया जा रहा है, ठीक है। आप जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक अपने पास नोट पॉइंट है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या कहीं 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ठीक है। अब यहां पर हमसे बोल क्या रहा है, जरा ये देख लो, बोला 4.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ लीड इज टू बी ड्रॉन into a cylindrical wire 0.5 centimeter in diameter. Find the length of the wire. वायर की हमसे क्या जानना चाहता है, लेंथ जानना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वायर को देखें ध्यान से, तो वायर असल में किस फॉर्म पर होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म पर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h। अब वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो एक्चुअल में देखो आपको दे रहा है 4.4 क्यूबिक डेसीमीटर। मैंने केवल यूनिट से पता किया है कि ये वॉल्यूम है, और क्योंकि वॉल्यूम दिया गया तो भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये जो है एक्चुअल में, अब देखो यूनिट थोड़ा सा ये मीटर में हमसे पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी चीजें दी गई हैं उसको सेंटीमीटर में रखेंगे और बाद में उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कि 4.4
क्यूबिक डेसीमीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। और यहाँ पर 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 ये और 10 ये, तो कुल मिलाकर क्या आएगा 4.4 इंटू 1000 और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। पाई इंटू आर की वैल्यू आ जाती है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, और यहाँ से हमको चाहिए क्या, एच चाहिए। एक यहाँ से डेसिमल हटाया, अपॉन में 10 आया, एक जीरो से एक जीरो गया, वी गेट दी 4400 इसकस टू। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच। यहाँ से 2 टाइम्स में चला जाता है, ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 200 इसकस टू 25/700 इंटू एच। तो यहाँ से अब हमें देखने को मिलता है h इसकस टू 8 इंटू 700, देन h इसकस टू 5600। क्या कहा 5600, तो 5600 कोई भी ऑप्शन नहीं टैली कर रहा है भाई, क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। अरे सही तो है यार, चल तो सब कुछ सही रहा है। फिर एक बार देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में कह रहा है 4.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ये तो सही है, इसलिए टू बी सिलेंड्रिकल वायर 0.5। ओ ये देखिए, ये क्या है भैया, डायमीटर है। डायमीटर इतना दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब अब जब हाफ होगा तो ये बना देगा बाई 2, ठीक है। अपॉन में 2 हमने और ले लिया, तो अपॉन में अब हमको कुछ और भी देखने को मिलेगा, 2 2 जा 4, तो 4 हमने और ले लिया। अब h की वैल्यू आ जाएगी 0 0, 6 4 जा 24 2 2 4, हाँ ठीक है 2 2 4 अपॉन 00। ये जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है सेंटीमीटर में। अब आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाती है 224 साथ में मीटर, देन 224 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और 27 में देखते हैं कि क्या है। बोल रहा है वर्क डन बाय अ वुमेन वर्कर इन 10 आवर। ये फिर वही घिसी पिटी बात आ गई है। कई बार मैंने आपको समझाया कि कार्य किसी एक से ही कराया जाएगा, या तो मैन या वुमेन और या फिर गर्ल्स। यहाँ पर एक हिस्सा वुमेन का है, एक हिस्सा यहाँ पर मैन का है, और एक पोर्शन जो बच रहा है वो एक्चुअल में गर्ल का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 वुमेन बराबर किसके हैं, 8 मैन के, और 8 मैन इक्वल किसके हैं, ये 12 गर्ल्स के। अगर रेशियो निकालें तो 5 वुमेन इजकस टू 4 मैन इजकस टू 6 गर्ल, ठीक है। काम किसी एक से ही होगा। अब बोल रहा है कि 32, यहां से देखो, इफ वर्किंग 12 आवर पर डे 10 मैन वर्क कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। अच्छा ये देखो, अब एक चीज और भी समझेंगे, मैन कैन फिनिश द वर्क। तो ये जो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं ये 12 घंटे 10 आदमी 16 दिन मिलकर के कार्य करते हैं, तो 1920, ठीक है। कितना जाता है 1920। ये टास्क किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, एम के थ्रू। तो ये मतलब टोटल टास्क हमने पता कर लिया 1920, ठीक है। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को। अब यहाँ पर अगर मैन काम कर रहा है तो फिर टोटल मैन ही काम करेगा। अब वो पूछ कर रहा है इन हाउ मैनी डेज 32 मैन वर्कर, 32 वुमेन वर्कर एंड 32 गर्ल्स वर्क टुगेदर फिनिश द सेम वर्क वर्किंग 8 आवर पर डे, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये जो 32 मैन है प्लस 32 वुमेन है और प्लस 32 गर्ल्स हैं, इसमें 32 को हमने कर लिया कॉमन, तो मैन प्लस वुमेन प्लस गर्ल। यहाँ से 32 हमने ये ले लिया, मैन अपनी जगह पर रहेगा। वुमेन की जब हमने चर्चा की तो वुमेन के लिए यहाँ से एक पोर्शन हमने ये ले लिया, 5 वुमेन इज कस टू 4 मैन, तो वुमेन इज कस टू 4 अपॉन 5 मैन।
तो 4/5 मैन प्लस, जब हमने गर्ल्स की चर्चा की तो गर्ल्स में आपको देखने को मिलेगा 4 मैन इक्वल 6 गर्ल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मैन इक्वल 3 गर्ल। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्ल हैं वो असल में हो जाएंगी 2/3 मैन की। तो ये आ जाता है 2/3 मैन के। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32। यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 15 आ जाता है। यहां से 15 प्लस 5 3 जा 15, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 5 2 जा, और ये आ जाता है मैन। तो कुल मिलाकर के 27, 32 इंटू 27 मैन। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमारे पास आता है। अब हम क्या करेंगे, इनको कितने घंटे कार्य करना है, इनको प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना है। तो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना है, तो अब हमने इसमें थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो मैंने यहां से ले लिया रेड कलर। ठीक है, अब 8 घंटे इनको प्रतिदिन कार्य करना है, इसलिए हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। ये जो आउटपुट आया है हमारे पास, इस आउटपुट से हम डिवाइड कराएंगे इस नंबर को। बोले ना कि ये जो टोटल टास्क है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो ये जो टास्क हमने निकाला वो टास्क, और ये जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ये जो निकाल रहे हैं इंटू 8। ठीक है, इससे हम इसको जब डिवाइड कराएंगे तो मैन से मैन कैंसिल हो जाते हैं, और अब हमारे पास डेज फाइनली निकल करके आ जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करा देते हैं तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद में आपको देखने को मिलता है 8 से तो सबसे पहले ये कैंसिल हो रहा है। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, फिर यहां से 8 4 जा 8 3 जा, फिर यहां से 2 2 जा, और यहां से 15। तो कुल मिलाकर के ये वाला 15 भी ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा 15 इंटू 15। ये वाला 15 देखो घूम करके ऊपर जाएगा, और नीचे बच रहा है 1 2 ये इंटू 37। तो कुल मिलाकर के 225 अपॉन, यहां से कितना देखने को मिल जाता है 74। अब डिवाइड कराने की कोई जरूरत नहीं है, देखो किस ऑप्शन में अपॉन में 74 है, इस ऑप्शन में अपॉन में 74 है, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। बोला इन अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स दिस दिस साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज रोटेटेड टू फॉर्म अ कोन। तो कह रहा है कि अगर हम इसको घुमाते हैं तो क्या तैयार होता है, एक कोन तैयार होता है रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्यूशन से क्या तैयार हो जाता है, एक कोन तैयार हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ठीक है, और इससे जब हमने रोटेट कराया 8 सेंटीमीटर इज रोटेटेड, तो 8 सेंटीमीटर को हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। अब जब ये रिवॉल्यूट करेगा तो ये रिवॉल्यूशन के बाद में कुछ इस तरह से जो है एक वो बन करके तैयार होगा कोन। ठीक है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। बोला वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई अपनी जगह पर है, रेडियस ये 6 हो जाएगी जो कि अभी आप देख रहे हैं, तो 6 स्क्वायर, हाइट ये 8 हो जाएगी। थोड़ा और बेहतर तरह से, पाई अपनी जगह पर रहेगा, 3 अपनी जगह पर रहेगा, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 8, 3 2 जा 6 हो जाता है 96 पाई। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पाई को पी आई लिखते हैं, पाई। कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है अ लग्जरी कार ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड वेयर एज एन ऑर्डिनरी कार विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ मीटर पर सेकंड दे रहा है, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड दे रहा है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि यूनिट सारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 3 जा एंड 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो रेशियो ऑफ स्पीड लग्जरी कार, रेशियो ऑर्डिनरी कार। तो लग्जरी कार की अगर हम बात करते हैं तो
लग्जरी कार यहाँ पर 35 है रेशियो, यहाँ पर ये कितना है 15 है। मुझे लगता है 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा 5 3 जा 7:3 का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज cut out a wooden solid cube of side 14 centimeter. Find the volume of wood left. जो बचा हुआ वुड है। अच्छा, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो अभी आप अपने सामने ये देख रहे हैं कि एक क्यूब है, बोला था लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। एक क्यूब है, क्यूब के अंदर क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये जो स्फीयर है, एक्चुअली ये क्यूब के अंदर रखा नहीं, बल्कि इस क्यूब से इस क्यूब को काट करके मैंने कन्वर्ट किया है क्या, एक स्फीयर। मतलब आप इसे कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करिए कि ये जो अभी मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा था, ये एक क्यूब है, और ये जो क्यूब है ये एक वुडन सॉलिड क्यूब है, ठीक है। ये कैसा क्यूब है, ये एक वुडन सॉलिड क्यूब है, ठीक। अब इस वुडन सॉलिड क्यूब को हमने काटा, और काटने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक स्फीयर में, कुछ इस तरह से ये आ गया है। अब ये आ गया हमारे पास स्फीयर। तो वो बोल रहा है कि ये जो स्फीयर है, वो बोल रहा है कि जब वुड को, वुडन क्यूब को काटने के बाद हमने स्फीयर में कन्वर्ट किया, तो जो रेस्ट मटेरियल है उसका वॉल्यूम क्या होगा। फिर से समझा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक वुड था, वुडन क्यूब था। इस वुडन क्यूब को हमने कट किया, और इसको कट करके हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किस स्फीयर में। तो बोल रहा है कि जो लेफ्ट वुड था उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो लेफ्ट वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ एक ही सिचुएशन पर देखने का प्रयास किया, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो जैसे ये वाला देखो, इतना हिस्सा हमें काट करके निकालना होगा। कितना, ये देखो, ये दिखा ना। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। तो जब इतना हिस्सा हम काट के निकालेंगे तो ऐसे ये चारों जगहों से कट करके नहीं निकलेगा, और जब ये चारों जगहों से कट करके निकलेगा तो टोटल एरिया चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए। एक चीज और भी क्लियर है कि ये अगर लार्जेस्ट बोले ना, लार्जेस्ट क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर तभी हो सकता है जबकि असल में जो यहां से जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इसमें देखते हैं, जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है डायमीटर। क्या कहा, जो इस स्फीयर में देखने को मिल रहा है डायमीटर, वो डायमीटर असल में किसके इक्वल हो जाए, वो डायमीटर असल में साइड के इक्वल हो जाए, तभी ये जो स्फीयर है ये कैसा हो पाएगा, ये असल में हो पाएगा क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है। तो स्फीयर के लार्जेस्ट होने की कंडीशन क्या है कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू दी साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। वैसे भी डायग्राम से भी आपको देखने को पता ही चल रहा है कि ये जो यहाँ से आपको रेडियस देखने को मिल रहा है, डायमीटर देखने को मिल रहा है, वो डायमीटर असल में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको और बढ़िया तरीके से अगर मैं समझाऊं तो एक आप कुछ नहीं, इसका 2D वर्जन आप ले लीजिए, तो 2D में ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके अंदर एक है सर्किल। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये लार्जेस्ट सर्किल चाहिए तो लार्जेस्ट सर्किल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो डायमीटर है उसको इस साइड के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम लोग भैया प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई है कि इसका जो साइड है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। और अगर इसका साइड 14 सेंटीमीटर है तो इसका हमको रेडियस पता चल गया कि रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। पहली चीज, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वुड, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्या है 14 क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 14 इंटू 14 माइनस 4/3 22/7, और आर जो है वो क्या है 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमने क्या किया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 को मैंने कर लिया कॉमन, 2 इंटू 2, ठीक है। देखो 7 2 जा 14, अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो 14 14 14, तो ये 1 यहाँ पर बचेगा माइनस। यहाँ से देखो
एक 2 इसके पास है, इसके पास 2 2 है और एक 2 इसके पास है, तो फिर 3 2 और 3 7 निकल जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास बचता है वो बच जाता है 11/21। और जब हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 21, देन वी गेट द 10/21। अब भैया कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं तो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, एक 7 के कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 7 जा 49, 49 इंटू 8 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, 8 9 जा 72, तो 7 और 7 और 32, 7 3920, एक ये 10 आ जाएगा अपॉन 3, तो 3920 डिवाइडेड बाई 3, जब आप इसको डिवाइड कराते हैं देन वी गेट दी 1306, देन 0.67 और जनरेट होगा। मैंने केवल इतना ही डिवाइड कराया था, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुल मिलाकर के आज की इस सीरीज के 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर हो रहा है, इसको मैं मॉक टेस्ट बोलता हूँ, और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वो जानबूझ करके मैं 30 क्वेश्चंस रखता हूँ, क्योंकि 30 क्वेश्चंस ये आपको कंप्लीट करने होंगे कितने समय में, 45 मिनट्स में। तो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना होगा। आप बोलेंगे सर आपको तो लगभग 1.5 घंटे हो गए, 45 मिनट का समय है। तो बेटा मुझे इसलिए 1.5 घंटा हुआ क्योंकि मैं क्वेश्चंस को समझाता भी जा रहा हूँ। मेरा इंटेंशन यहाँ पर यह है कि मैं आपको ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जब एग्जाम हॉल में होंगे, एग्जाम हॉल का मतलब जब आप ऑनलाइन पेपर को अटेम्प्ट ले रहे होंगे, तो उस टाइम पीरियड में आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट देना, इस बात को अपने दिमाग में रखना। तो थोड़ा सा ट्रिक भी सीखते जाओ, कैलकुलेशन करने का भी एक टेक्निक है, उस टेक्निक को भी आप सीखें, ताकि वहां पर आप टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।